नमस्कार दोस्तों, आज के इस खूबसूरत दिन में मैं आप सभी दोस्तों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आप मेरे साथ जुड़े हो शुरू से और आप मेरी एनालिसिस को हमेशा समझते भी हो और आप में से बहुत सारे लोग हैं जो मेरी चैनल में आते ही मेरी वीडियोस को लाइक कर देते हैं। और मैं यकीन मानिएगा, मतलब मैं आपकी इतनी इज्जत करता हूं और आपकी इतनी रिस्पेक्ट करता हूं कि अगर आपको इतना से भी तकलीफ हुई होती है तो मैं उसकी तकलीफ के निवारण के लिए कुछ ना कुछ करने की कोशिश करता हूं। दोस्तों, आज के वीडियो का जो टाइटल है उसमें मेरा मकसद ये है कि किस तरीके से कोई इंसान अगर 1 लाख रुपए से अपनी कैपिटल से स्टार्ट करता है अपने इसे ट्रेडिंग के बिजनेस को, तो उसको किस तरीके की दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। इसके अंदर मेरे क्लाइंट्स को किस तरीके की दिक्कतों का सामना करना पड़ा, उनके क्या एक्सपीरियंसेस रहे और किस तरीके से हम उनकी इस प्रॉफिट्स को और स्केल अप कर सकते थे, उसके अंदर हमारी क्या क्या कमियां रही और उन कमियों को हम लोग कैसे दूर कर सकते थे। इसके ऊपर मैंने प्रॉपर एक वीडियो बनाई थी, लेकिन उस वीडियो के अंदर कुछ आवाज मेरी क्लियर नहीं आ रही थी और कुछ जगह पर जो मैं लिख रहा था वो डिस्प्ले नहीं हो रहा था। इसके अंदर मैं इसलिए वीडियो को दोबारा बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो देखो दोस्तों, मैं यहाँ पर आप लोगों के साथ डिस्कस करके चलता हूँ। सबसे पहले मेरी बात को बहुत ध्यानपूर्वक समझो। हमारे पास जब कभी हम ऑप्शंस में ट्रेड करने के बारे में बात करते हैं तो हमारे पास में ऑप्शंस 3 आते हैं और मैं बहुत जल्दी आपको इन तीनों के बारे में समझा दूंगा। तो देखो दोस्तों, ऑप्शंस की जब हम बात करके चलते हैं तो ऑप्शंस के अंदर सबसे पहले लेवल पे जो चीज हमारे पास में आती है वो है हमारी निफ्टी। दोस्तों, अगली चीज जो हमारे पास आती है बैंक निफ्टी। दोस्तों, मैं इस पेन के ऊपर धीरे धीरे लिखने की कोशिश कर रहा हूँ और मेरा हाथ इसके ऊपर अभी सेट नहीं है, तो राइटिंग के लिए मुझे माफ कीजिएगा। दोस्तों, नेक्स्ट थिंग हमारे पास में आती है वो है हमारे पास में बैंक निफ्टी। और तीसरी चीज हमारे पास में आती है स्टॉक्स। तो देखो दोस्तों, अब तीनों में किस तरीके का फर्क है और इन तीनों को ही हमें किस तरीके से यूज करना चाहिए, ये मैं आपको समझाता हूँ। तो देखो दोस्तों, सबसे पहली बात, मतलब मैं इसके अंदर ये चीज करना चाहता हूँ, मैं इसको भी यहाँ से हटा देता हूँ। दोस्तों, सबसे पहली बात जो इसके अंदर मैं करना चाहता हूँ वो ये, एक मिनट दीजिएगा, ये स्क्रीन मेरे को खाली मिल गई। तो दोस्तों, सबसे पहली बात जो मैं इसके अंदर करना चाहता हूँ वो ये कि हमारे पास निफ्टी के ऑप्शंस के अंदर जब हम ट्रेड करके चलते हैं तो निफ्टी के ऑप्शंस के अंदर आज आप जाइएगा और जाकर सबसे पहले उसका लास्ट ट्रेडिंग प्राइस एट द मनी प्राइस का ट्रैक चेक कीजिएगा। उसी के साथ आप जाइएगा और जाकर आप उसका ओपन इंटरेस्ट चेक कीजिएगा। तो आप जाके देखेंगे बिल्कुल सेम चीज निफ्टी के लिए एग्जैक्टली सेम चीज को आपने जाकर चेक करना है बैंक निफ्टी के लिए। तो आप जाएंगे और जाकर आप चेक करेंगे बैंक निफ्टी के लिए, ध्यान समझिएगा। फिर आप जाएंगे बैंक निफ्टी के लिए और जब आप बैंक निफ्टी के लिए जाकर चेक करेंगे लास्ट ट्रेडिंग प्राइस और आप उसकी स्ट्राइक का ओपन इंटरेस्ट, तो आपको कुछ बातें समझ में आएंगी कि सबसे ज्यादा ओपन इंटरेस्ट जो होगा वो होगा निफ्टी के ओपन मतलब ऑप्शन चेन के अंदर एट द मनी स्ट्राइक का, आउट ऑफ द मनी स्ट्राइक का और इन द मनी स्ट्राइक्स का भी आपको जो ओपन इंटरेस्ट मिलेगा वो आपको सबसे ज्यादा निफ्टी के अंदर देखने को मिलेगा। जबकि इसका लॉट साइज भी 50 है और इसका जो प्राइस है आपके पास है वो आपको बहुत कम मिलेगा एज कम्पेयर टू वो जो बैंक निफ्टी जिसका लॉट साइज तो 25 है। लेकिन देखिए, लॉट साइज 25 होने के बाद भी इसका एलटीपी आपके पास में आपको ज्यादा मिलेगा और ओपन इंटरेस्ट आपको कम मिलेगा। इसका सीधा सीधा एक ही लॉजिक निकल कर आता है कि जो लोग आपके पास में निफ्टी के अंदर काम करके चलते हैं वो जो निफ्टी के अंदर स्ट्रेटजीज लगा कर चलते हैं ये स्ट्रेटजीज पोजिशनल स्ट्रेटजीज होती हैं। और बैंक निफ्टी के अंदर जो काम करने वाले लोग होते हैं ये जो स्ट्रेटजीज फॉलो करके चलते हैं ये स्टॉप लॉस वाली स्ट्रेटजीज होती हैं। तो दोस्तों, ये दोनों ही स्ट्रेटजीज क्या होती हैं ये मैंने आपको प्रॉपर अपनी बुक के अंदर और अपनी दूसरी बुक जो भी इस समय पर मैं निफ्टी बैंक निफ्टी की और जो मतलब करेंसी की बनाकर चल रहा हूँ, इस दोनों बुक्स में दोनों के डिफरेंसेस मैं आपको अलग अलग समझा कर चल रहा हूँ। तो आपने अगर मेरी बुक को रीड नहीं किया है तो आप जाकर उनको रीड कर सकते हो। दोनों का माइंडसेट अलग है, दोनों को काम करने का तरीका बिल्कुल डिफरेंट है। दोस्तों, बैंक निफ्टी के अंदर बड़े आराम से ढूंढने को मिल जाती है शॉर्ट कवरिंग। और इसके अंदर जो स्ट्रेटजीज हम लगा के चलते हैं वो जनरली क्या होती है, आपके पास में बाइंग की स्ट्रेटजीज होती हैं जिनके अंदर हमें स्टॉप लॉस को फॉलो करना रहता है। और दोस्तों, जब हम निफ्टी की स्ट्रेटजीज के बारे में बात करके चलते हैं तो ये हमारे पोजिशनल ट्रेड्स होते हैं। इसके अंदर आप 1 हफ्ते के ट्रेड्स बनाओ या फिर आपके इसमें 1 महीने के ट्रेड्स बनाओ, 3 महीने के बनाओ और कई बार तो 1 साल और उससे आगे की भी एक्सपायरीज हमारे को देखने को मिलती हैं। ये काम जो होता है ये होता है निफ्टी का। तो मैक्सिमम लोग निफ्टी के अंदर पोजिशनल स्ट्रेटजीज को बनाकर चलते हैं। तो सबसे पहले हमारे को छांटना है कि क्या हम लोग एक पोजिशनल ट्रेडर बनना चाहते हैं या हम लोग एक एक्टिव ट्रेडर बनना चाहते हैं। एक्टिव ट्रेडर को हमेशा एक्टिव रहना पड़ता है और उसको स्टॉप लॉस को फॉलो करना पड़ता है। तो दोस्तों, ये आपको देखना होता है कि क्या आप एक एक्टिव ट्रेडर हो, क्या आप तुरंत एंट्री लोगे और तुरंत आप स्टॉप लॉस मतलब अपना लॉस भी बुक कर लोगे और बड़े लॉस से बच जाओगे, या फिर आपके पास में आप निफ्टी के अंदर पोजिशनल स्ट्रेटजीज को काम करोगे जिसमें आप लॉस को मैनेज करने की कोशिश करोगे, आने वाले वक्त में आप इसको एडजस्ट करने की कोशिश करोगे और वापस से निफ्टी जब आपकी उस रेंज के अंदर आएगा तब आप जाकर उसमें प्रॉफिट को अर्न कर पाओगे। अब दोस्तों, अगली चीज जो निकल कर आती है
कि जब कभी भी हम लोग देखते हैं कि निफ्टी किस तरीके से काम करती है, तो मेरे भाई ध्यान से समझना, निफ्टी या तो आपके पास में चलती है इस तरीके से, या निफ्टी चलती है आपकी इस तरीके से। ध्यान समझिएगा, बड़े आराम से समझा रहा हूं मैं आपको, मतलब बिल्कुल पैरेलल लाइंस के बीच में निफ्टी को कुछ आप इस तरीके से, या फिर निफ्टी चलती है आपके पास इस तरीके से। ध्यान दीजिएगा, बहुत सिंपल सी चीजें मैं आपको समझा रहा हूँ। या फिर निफ्टी चलती है आपके पास में इस तरीके से चलती है। तो कहने का मतलब है कि निफ्टी हमारे पास में एक रेंज बनाकर चलती है, जो रेंज होती है उसकी मंथ की रेंज, जो रेंज होती है आप उसकी एक वीक की रेंज, और एक रेंज होती है उसकी जो होती है डे की रेंज। तो निफ्टी आपके पास में एक रेंज के अंदर काम करती है, और रेंज के अंदर ही मार्केट प्लेयर्स बहुत ज़्यादा ट्रेड करने में कंफर्टेबल फील करते हैं। और इस रेंज के अंदर इस जगह पर जो ओपन इंटरेस्ट, जब मार्केट ऊपर जाता है तो कॉल का ओपन इंटरेस्ट वो चेक करके चलते हैं, और दोस्तों जब मार्केट नीचे जाता है तब वो उस जगह पर पुट के ओपन इंटरेस्ट को भी चेक कर कर चल रहे होते हैं। और आप यहाँ पर इनके अंदर के इंटरेस्ट, ओपन इंटरेस्ट को जब आप चीज को समझोगे तो आप बहुत सारी चीजें यहाँ पर देख पाओगे। हम लोग भी आपके साथ वीक के वीक डिस्कस करके चलते हैं ओपन इंटरेस्ट इस समय पर किस तरीके का चल रहा है, मार्केट प्लेयर्स ने अपनी पोजीशंस को किस तरीके से ओपन किया होगा, अगर ओपन किया होगा तो किस तरीके से हैच किया होगा। और इसके लिए हम लोग एवरी संडे मॉर्निंग में 9:30 आपकी एक लाइव एनालिसिस आपके साथ कर कर चलते हैं, जिसमें आप अपनी ऑब्जर्वेशंस बताकर चलते हो, और मैं आपके साथ में मेरी ऑब्जर्वेशंस को शेयर करके चलता हूं, और कोई बाय सेल की रिकमेंडेशंस मैं आपको देकर नहीं चलता। ये दोस्तों ये जो होती है ये होती है निफ्टी। लेकिन अगर आप बैंक निफ्टी की बात करोगे तो बैंक निफ्टी चलती है कुछ इस तरीके से, और फिर इस तरीके से, और फिर इस तरीके से, पीछे तो जा नहीं सकती, और फिर आगे की तरफ, नीचे की तरफ गिर जाती है। दोस्तों मैं इसको कंट्रोल Z कर देता हूँ, मैं इसको ढंग से ड्रॉ करता हूँ, क्योंकि दोस्तों ये निफ्टी कुछ ऐसे करके चलती है, बैंक निफ्टी ऐसे करके चलती है, और ऐसे चल जाती है, और फिर एकदम से ऐसे चली जाती है, और फिर ऐसे करके चलती है, तो फिर ऐसे करके मूव करती है। तो ये होता है आपके पास में बैंक निफ्टी का तरीका। और बैंक निफ्टी की मूवमेंट बहुत ज़्यादा क्विक होती हैं, बहुत ज़्यादा वाइल्ड होती हैं, और इसकी रेंज को समझना लोगों के लिए मुश्किल होता है। मतलब इस जगह पर अगर किसी ने कॉल ऑप्शन को बाय करा तो दोस्तों वो प्रॉफिट में होगा। और इस जगह पर इस मोमेंट को समझने के बाद, जब तक ये मोमेंट किसी की समझ में आया और उसने कॉल ऑप्शन को बाय करा, तो यहाँ पर वो इंसान एकदम से लॉस में आएगा, और अगर वो अपने लॉस को बुक नहीं करेगा तो ये लॉस कितना भी बड़ा हो सकता है। इन द सेम वे, अगर उसने इस जगह पर ऊपर जाते समय पर पुट ऑप्शन को सेल कर दिया तो वो इसको कभी भी मार्केट से बाहर निकाल देंगे। और इस जगह अगर उसने कॉल ऑप्शन को सेल कर दिया तो वो कितने ऊपर मूव करने के बाद तुरंत ही इसको मार्केट से मार्जिन कम होने की वजह से आउट कर देगी। तो दोस्तों बैंक निफ्टी बहुत ज़्यादा वोलेटाइल है, और बहुत ही ज़्यादा फास्ट होती है। इसके अंदर हमें स्टॉप लॉस को फॉलो करना पड़ता है। लेकिन निफ्टी की जो मूवमेंट होती है, निफ्टी की मूवमेंट थोड़ी सी स्मूथ होती हैं, और दोस्तों बड़े आराम से निफ्टी के अंदर पोजिशनल स्ट्रेटजीज को क्रिएट किया जा सकता है। हाँ, जब कभी निफ्टी अपनी रेंज को ब्रेक करके बाहर निकलती है तो जो रेंज वाली जो स्ट्रेटजीज हैं उनको चेंज करके रेंज ब्रेकआउट वाली स्ट्रेटजीज में कन्वर्ट करना पड़ता है, और दोस्तों अपनी एडजस्टमेंट्स करनी पड़ती हैं। और अगर एडजस्टमेंट्स आप लोग नहीं कर पाते हो तब उस कंडीशन में आपको बड़े रिस्क में, अगर आप एक्सपोज हो जाते हो तो आपको बड़े नुकसान भी उठाने पड़ते हैं। और निफ्टी में उस समय पर ऑप्शन राइटर्स के बड़े नुकसान होते हैं। इससे कुछ ऐसा समझ लीजिए कि जो समुद्र है वो आसानी से अपनी जो मतलब जमीन है उसको नहीं छोड़ता, ना तोड़ता, और दोस्तों अपनी रेंज सीमाओं को नहीं लांघता, बट उसके अंदर भी कई बार ऐसा होता है कि सुनामी आ जाती हैं, और सुनामियां अपवाद कहलाती हैं निफ्टी के लिए। मतलब ओशंस के लिए जो सुनामी है वो अपवाद कहलाती हैं। अब देखो दोस्तों, इसके अंदर जब भी कोई इंसान किसी ट्रेडिंग को स्टार्ट करके चलता है तो पहले उसको कुछ चीज़ों को समझना जरूरी होता है। वो सबसे पहली बात ये है कि रेंज वाली स्ट्रेटजीज कौन सी होती हैं। अगर निफ्टी के अंदर वो ट्रेड करके चलता है तो रेंज वाली कौन सी स्ट्रेटजीज हैं। इसके अलावा आपके पास में रेंज ब्रेकआउट वाली स्ट्रेटजीज कौन सी हैं। इसके अलावा रेंज के ब्रेकआउट वाली स्ट्रेटजीज क्या हैं। ठीक है, इसके अलावा उसको समझना पड़ता है कि उसको अगर एडजस्टमेंट्स करने हैं तो एडजस्टमेंट्स क्या होते हैं, और एडजस्टमेंट्स कैसे किए जाते हैं। और दोस्तों इसी के अंदर होता है आपको समझना पड़ेगा कि चार्ट्स को कैसे एनालाइज किया जाए, कि आपके पास में एफ और डी वो बाइंग कर रहे हैं या वो सेलिंग कर रहे हैं। अब मैं कुछ चीज़ें आपको यहाँ पर धीरे धीरे करके समझाऊंगा, और ये उम्मीद करके चलता हूँ ये बातें आपको मेरी समझ में आ जाएंगी। ठीक है, देखो दोस्तों बहुत ध्यान से समझना, आपके पास में मार्केट के अंदर प्रोफेशनल बायर्स भी होते हैं, और मार्केट के अंदर प्रोफेशनल सेलर्स भी होते हैं। देखो दोस्तों इन दो बातों को बहुत ध्यान से समझना।
मार्केट के अंदर आपको बहुत मतलब ना आपके माइंड को बायस किया जाता है और उसकी वजह होती है अपनी मतलब व्यूज को बढ़ाना, अपनी रैंकिंग को लेकर आना। देखो दोस्तों, मार्केट के अंदर प्रोफेशनल बायर ये सोच के बाय करता है कि आने वाले वक्त में वो इसको महंगा बेचेगा, और दोस्तों प्रोफेशनल सेलर भी इसको ये सोच कर सेल करता है कि इसकी कीमत आने वाले वक्त में कम हो जाएगी, और इसके लिए वो उसको सेल कर रहा होता है। अब या तो ये प्रॉफिट में बेच रहा होता है, या फिर ये सोचकर कि मैं आने वाले वक्त में जब इसका प्राइस थोड़ा नीचे आएगा तब मैं इसके अंदर प्रॉफिट को बुक कर लूंगा। तो प्रोफेशनल सेलर्स और प्रोफेशनल बायर्स, बस ये दो चीजें होती हैं मार्केट के अंदर। इसके अलावा बाकी का जो है ना आपके पास है वो सब लॉस उठाते हैं। प्रोफेशनल बायर्स पैसा कमाते हैं, प्रोफेशनल सेलर्स भी पैसा कमाते हैं, और बाकी के सब लोग मार्केट में केवल नुकसान उठाते हैं। देखो दोस्तों, मैं आपको ज़्यादा दूर लेकर नहीं जाऊंगा, मैं आपको बहुत आसान तरीके से समझाऊंगा। दोस्तों, मार्केट कितना भी अप गया, कितना भी डाउन गया, इसने कितनी भी ऊपर नीचे की चीज़ें करी, 1 अगस्त से लेकर 31 अगस्त तक के रिकॉर्ड्स आप हमारे सामने देख सकते हो। दोस्तों, इस 1 अगस्त से लेकर 31 अगस्त तक के ये जो रिकॉर्ड्स हैं ये प्रॉपर मैंने पूरे मेंटेन किए, और दोस्तों मैं क्लाइंट की हर दिन की पोजीशंस के, हर दिन के प्रॉफिट्स मेरे क्लाइंट मुझे अपडेट किया करते थे। दोस्तों, हमने जो बड़ा नुकसान किया केवल ये 11 अगस्त को किया, और दोस्तों 11 अगस्त के पीछे नुकसान करने की भी जो वजह थी उनके भी रीजंस को मैंने प्रॉपर 11 अगस्त की वीडियो बनाकर एक्सप्लेन किए। और दोस्तों आप ये देखो कि इतने बड़े नुकसान के अंदर, अब ऐसा नहीं कि हमारी 1 लाख की कैपिटल के अंदर इतने बड़े नुकसान हमारे कैसे हो सकते हैं। इसका सीधा सा मतलब है कि उस 1 लाख रुपए की कैपिटल के अंदर हम लोगों ने पहले बहुत बड़े प्रॉफिट्स गेन किए, अपनी कैपिटल को हमने इंक्रीज कर लिया था। फिर उस जगह पर आपके पास में हमारे कुछ ट्रेड्स ऐसे थे जो प्रॉपरली मैनेज नहीं हो पाए, और दोस्तों उन्होंने हमारा नुकसान किया, और दोस्तों हमने उन सारे नुकसानों को उस लिमिटेड कैपिटल के अंदर से कवर किया, और हमारे क्लाइंट्स इस समय पर प्रॉफिट्स में हैं। दोस्तों, मैं अगर आपको लेकर चलता हूं, मतलब देखो मैं आपसे भी नहीं कहूंगा कि नुकसान भी हम लोग करते हैं और मैनेज भी हम लोग उनको करने की कोशिश करते हैं, और दोस्तों कई बार हम उन्हें मैनेज कर लेते हैं या फिर हम मतलब अपनी कैपिटल के बड़े पोर्शन तक ही पहुंच पाते हैं। दोस्तों इस समय पर अगर आप देखकर चलेंगे तो ये हमारे पास में उस समय की मार्केट में आपको बता रहा हूँ जब मार्केट बहुत ज्यादा तेजी से गिर रही है या मार्केट बहुत ज्यादा ऊपर जा रही है, और जिस समय पर लोग क्रैश की बातें करके चल रहे हैं, तो उस समय पर आप देख सकते हैं ये है हमारे पास में हमारा पोर्टफोलियो, जिसके अंदर हम लोग स्विंग ट्रेड अपॉर्चुनिटीज की इस शॉर्ट टर्म गुल्लक के अंदर स्टॉक्स को बाय करके चलते हैं डिप्स पर, हमेशा डिप्स पर खरीदने की कोशिश करते हैं। धीरे धीरे करके हम उनको एवरेज करते हैं क्योंकि इसके अंदर वीकली हम लोग शिप करके चलते हैं, और आने वाले वक्त में जब मार्केट आ जाती है आपके पास में स्टॉक्स आते हैं टॉप पर, तो हम उनमें से बेच के अपना प्रॉफिट निकाल चुके होते हैं प्रोफेशनल बायर्स और प्रोफेशनल सेलर्स को समझते हुए। दोस्तों ये हमारी दूसरी गुल्लक पेनी स्टॉक्स की गुल्लक, तो बेसिकली इसके अंदर पेनी स्टॉक्स को हम लोग फोकस करके चलते हैं, और अपने हम पेनी स्टॉक्स के ऊपर डिपेंड नहीं हो सकते, तो अपने उस पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करने के लिए हम उसमें कुछ मिड कैप स्टॉक्स और लार्ज कैप स्टॉक्स भी ऐड करके चलते हैं। दोस्तों एफआईडीआईस की होल्डिंग्स को जैसा कि मैं आप लोगों को समझा कर चलता हूँ, मैं उसको समझ के चलता हूँ कि उनकी जो कॉन्सेंट्रेटेड बाइंग है वो किन स्टॉक्स के अंदर है, और उन स्टॉक्स के इस पोर्टफोलियो को अभी मैंने 2 महीने के पहले ही बनाना शुरू करा है। आप देख सकते हैं जिस समय मार्केट बहुत ज्यादा नीचे गिर रही थी तो वो किस तरीके की बाइंग कर रहे होंगे, उसके उनके उस बाइंग बिहेवियर को समझते हुए मैंने स्टॉक्स को एक्यूमुलेट करना इसके अंदर अभी स्टार्ट किया है। और दोस्तों ये हमारे पास 50 डाइवर्सिफाइड स्टॉक्स का जो पोर्टफोलियो है, दोस्तों हमने किसी भी पोर्टफोलियो के अंदर मतलब हम कभी भी क्लाइंट को एक भी जगह पर नहीं कहते कि आप लॉस में अपने किसी भी स्टॉक को काटो, क्योंकि हमने जो स्टॉक परचेज किए होते हैं दोस्तों ये अच्छी क्वालिटी की बढ़िया कंपनियां होती हैं जो आपके 1000 या 2000 रुपए खाने के लिए मार्केट के अंदर अपने काम को बंद कर नहीं भाग जाएंगी। पर दोस्तों ऐसे नहीं कि हो नहीं सकता, ऐसा हो भी सकता होगा। तो दोस्तों ये 50 स्टॉक्स का एक डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो हम लोग बनाकर चलते हैं। हमारी ये कोशिश होती है कि धीरे धीरे करके 50 स्टॉक्स को इकट्ठा करना, और उनमें से जो स्टॉक्स प्रॉफिट में आ जाते हैं हम क्लाइंट को अलग से एक शीट शेयर करते हैं कि इस शीट के अकॉर्डिंग सर आपकी बाइंग ये थी, ये स्टॉक्स इस समय नहीं थे, हम हाई के पास आ गए, ये स्टॉक्स आपके इस समय प्रॉफिट में आ गए, आप इसके अंदर से अपना प्रॉफिट अभी बुक कर सकते हो, और आप जो बुक करो आप हमें अपडेट भी कर दो। फिर उसके बाद में हम आपको कुछ नए स्टॉक्स जो आपके पास में एक्यूमुलेट किए जा सकते हैं हम आपको शेयर करके चलेंगे। तो इसके अंदर हम लोग जो करके चलते हैं वो इस क्लाइंट की परफॉर्मेंस को इंडिविजुअल मॉनिटर करने की कोशिश कर रहे होते हैं कि सर ये जो हमने आपको शीट दी है इस स्टॉक्स की एंट्रीज आप हमें बता दो, और सर इस स्टॉक्स के अंदर आपके पास में जब आप निकलोगे वो भी आप हमें बताकर चलो, जिससे कि हम आपको आने वाले वक्त में जो पर्सनलाइज रिकमेंडेशंस हैं आपके साथ शेयर कर पाए। तो दोस्तों अब ये मैं आपको समझा के चल रहा था, उस सबके पीछे का लॉजिक जो है ना सिर्फ इतना सा है कि अब क्या लॉजिक है मैं आपको लॉजिक भी समझाता हूँ, और ये लॉजिक आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा, मतलब लॉजिक आपको बिल्कुल क्लियर होगा। देखो दोस्तों इसी के ऊपर मैंने वीडियो बनाई हुई थी और वो वीडियो आपको क्लियर हो नहीं पाई है, कोई बात नहीं। अब देखिए बिल्कुल ठीक है, कंट्रोल जेड से पहले इसको मैं हटा देता हूँ। अब देखो दोस्तों इसको आप थोड़ा ऐसे करके समझ के चलो
कि जैसे कि आप अगर सहारा के डेजर्ट्स की बात करके चलोगे, तो अगर सहारा के डेजर्ट्स की अगर आप बात करके चलते हो तो दोस्तों ये आपके पास में लैंड है। ठीक है जी, ध्यान समझिएगा, बहुत ध्यान से। और यहाँ पर कहीं पर आपके पास में ये पूरा डेजर्ट है, लाखों मील का डेजर्ट होता है। और यहाँ पर आपके पास में क्या है, यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर कोई ओशन है। अब ओशियन के पास में जो आपके पास में पानी होगा, मतलब जहाँ पानी होगा, तो वहाँ का जो स्काई होगा उसके अंदर बहुत ज़्यादा क्या होगा, मॉइस्चर होगा। और ये डार्केस्ट ब्लू स्काई यहाँ पर होगी, मतलब इसकी जो स्काई होगी वो डार्केस्ट ब्लू स्काई होगी। ठीक है। अच्छा, इन द सेम वे इस जगह पर अगर आप देख के चलेंगे तो ये क्या आपके पास में यहाँ पर माउंटेन्स है। ठीक है जी, आप समझिएगा। अब ये आपके पास माउंटेन्स हैं और ये जो जगह है ना, ये जगह आपकी डेजर्ट है। ठीक है, मैं इस जगह आपको डेजर्ट लिख देता हूँ कि ये जगह हमारे पास डेजर्ट है। अब डेजर्ट में क्या क्या चीज़ लिमिटेड होती है, देखो लिमिटेड होती है आपके पास में वाटर, आपके पास में लिमिटेड क्या होती है, लिमिटेड होती है आपके पास में एनर्जी, क्योंकि फूड के सोर्सेज आपके पास में कम होते हैं। और लिमिटेड होते हैं आपके पास में शेल्टर्स। ठीक है। और यहाँ पर मतलब लिमिटेड आपकी शेल्टर होते हैं, मतलब ये चीज़ें आपके पास में लिमिटेड होती हैं। अब क्या इन लिमिटेड चीज़ों के बाद भी लोग वहाँ पर नहीं रहते? सर मैं आपसे कहूँगा रहते हैं। ना केवल रहते हैं बल्कि अपने परवरदिगार को, अपने ईश्वर को धन्यवाद भी देते हैं उस जीवन का जो उसमें वो उनको सुरक्षित रखे हुए है, वो उनको बचाए हुए। और ये बात बिल्कुल सच है, आ जाकर चेक कीजिएगा। तो दोस्तों उसके बाद भी लाखों लोग यहाँ पर रहते हैं। अब दोस्तों एक बात वो इसके अंदर रहकर सीख चुके हैं, वो क्या, कि देखो ये वो जगह है जिस जगह पर ये है। अब ये या तो मूव करेंगे ओशियंस की तरफ, या ये मूव करेंगे माउंटेन्स की तरफ, या ये जाएंगे लेफ्ट साइड में, या फिर ये जाएंगे आपके इसमें राइट साइड में। मैं ये कहता हूं कि इन्होंने सबसे लंबा रास्ता चूज किया। और दोस्तों इसके अंदर ये थोड़ा सा आगे बढ़े और रुक गए, फिर थोड़ा सा आगे बढ़े और रुक गए, फिर थोड़ा सा आगे बढ़े और रुक गए। और दोस्तों फिर थोड़ा सा आगे बढ़े और रुक गए। तो हो सकता है 3 महीने के अंदर ये डेजर्ट को क्रॉस कर लेंगे, बड़े आराम से एक ही डायरेक्शन को पकड़ेंगे और 3 महीने में इस डेजर्ट को क्रॉस करके बाहर निकल जाएंगे और वापस उस जगह पर आ जाएंगे जहां पर लैंड है। दोस्तों पॉसिबिलिटीज है कि ये रास्ता मिल जाए इनको किस्मत से। ये इस जगह पर चलेंगे रुक जाएंगे, इस जगह पर चलेंगे रुक जाएंगे। और ये हो सकता है आपके पास में 3 ही हफ्ते में यहाँ से निकल जाए। दोस्तों हो सकता है आपके पास में ये चलेंगे इस तरफ, ये चलेंगे इस तरफ और इनको ओशन दिखना शुरू हो जाएगा। दोस्तों हो सकता है ये पीछे की तरफ चलेंगे और दोस्तों ये भी क्या होंगे, इस डेजर्ट को क्रॉस कर लेंगे और वो ये बात बहुत अच्छे से जानते हैं। अब दोस्तों कौन से लोग ऐसे हैं जो इसके अंदर फंस जाएंगे, क्योंकि रेगिस्तान के अंदर उसका सिर्फ एक ही मकसद है कि अगर सुबह होगी तो उस सुबह का काम भी आपको मारना है, और अगर रात होगी तो उसका काम भी आपको मारना है। मतलब वो वहां पर आपसे केवल पैसे छीनने के लिए बैठा है। तभी शेयर मार्केट के अंदर जो 99% लोग आते हैं वो अपने नुकसान करते हैं। और यही वो वजह भी है कि जिसके अंदर हम लोग भी अपने काम को स्केल अप करने की जितनी बार कोशिश करते हैं, हम मार्केट के अंदर अगर कोई भी गलती करके जाते हैं तो मार्केट हमें कभी माफ नहीं करता। और अगर हम प्रॉफिट मार्केट के अंदर छोड़ के जाते हैं तो प्रॉफिट हमें अगले दिन नहीं मिलता। मतलब आपने प्रॉफिट को बुक नहीं किया तो वो प्रॉफिट आपके हाथ से निकल जाएगा। और इन द सेम वे अगर आपने कोई मिस्टेक की है, आपकी कोई पोजीशन ऐसी है जो आपके पास में अनहेज रह गई है, यकीन मान के चलिए आने वाला दिन आपके अगेंस्ट का दिन है, आपका नुकसान निश्चित है। तो दोस्तों ये वो चीजें होती हैं जिनकी वजह से मतलब एक ऑप्शन का जो बायर है या सेलर है वो हमेशा नुकसान उठाता है और वो मार्केट से आउट हो जाता है। मार्केट का काम है आपको बाहर निकालना। अब देखो दोस्तों, ये जो माउंटेन्स हैं और ये जो ओशंस हैं ये सब आप ही के लिए बनाए गए हैं, और ये डेजर्ट को क्रॉस करने का तरीका भी आपके लिए बनाया गया है। अब इसके अंदर क्या होता है कि एक आदमी थोड़ा सा आगे जाता है, थोड़ा सा जैसे ही वो आगे जाता है एकदम से कोई उसको कहता है अरे भाई इस तरफ चले जाओ, ओशन है। कोई कहेगा आपके पास में अरे भैया यहाँ कहाँ आ गए वापस, अरे कहाँ भाई कहाँ भटकोगे, थोड़ा इधर जाओ वापस सही जगह पर थे। थोड़ा सा आगे चले जाओ तो यहाँ पर तुम्हें माउंटेन से माउंटेन मिलेंगे, क्या खूबसूरत वादियां हैं, क्या बगीचा है। यहाँ पर आपको कोई एक ऐसा इंसान मिलेगा और वो आपको अपने साथ इधर की तरफ मोड़ देगा। दोस्तों कोई आदमी आपको बताएगा कि अरे भैया गलत भटक गए, घूम फिर के आपके पास में चलो वापस ही आ जाओ। और क्या होता है, घूम फिर कर आपकी जो लाइफ होती है, या तो आप वापस उसी जगह पर आ जाते हो और आप सर्वाइव करते रहते हो और उसके अंदर भटके रहते हो, और एक कोफ्त सी आपके मन में आती है और आप परेशान हो जाते हो। या फिर ऐसा होता है आपके पास में कि इनमें से ही कोई सिचुएशन में आप अपनी हिम्मत हार जाते हो और आप मार्केट को छोड़कर चले जाते हो। आप इसी डेजर्ट के अंदर आए थे और इसी डेजर्ट के अंदर आप रह जाते हो और दोष आप देते हो डेजर्ट का। देखो दोस्तों, कुछ लोग डेजर्ट के अंदर डेजर्ट को समझते हैं, डेजर्ट के अंदर से निकलने की कोशिश करते हैं और वो एक रास्ता पकड़ते हैं और वो बाहर निकल जाते हैं। तो दोस्तों मैंने भी अपने एक्सपीरियंसेस के साथ मैंने यही सीखा, मतलब अपने साथ अपने क्लाइंट के एक्सपीरियंस के साथ मैंने यही सीखा
मतलब कितनी भी जगह पर हमने कभी भी अपनी स्ट्रेटजीज के अंदर कोई भी चेंज नहीं किया। एक भी क्लाइंट आएगा और आखिरी बात आपको बता सकता है कि हम जिस स्ट्रेटजी को फॉलो करके चल रहे थे, हम उस स्ट्रेटजी पे चलते रहे और मार्केट ने हमारे कैपिटल के को रिकवर भी करके दिखाया, लॉसेस को भी रिकवर करके दिखाया, और दोस्तों आने वाले वक्त में हम अपनी कैपिटल के साथ बने भी रहे। और जैसे ही मार्केट हमारे फेवर में, हमारे डायरेक्शन में चलना शुरू करता है, हम वापस से प्रॉफिट्स मारने शुरू हो जाते हैं। तो दोस्तों ये सिंपल सा तरीका होता है कि आप मार्केट में चलने के लिए आप कोई भी स्ट्रेटजी को अपना लो। मैं आपसे कह रहा हूँ कि आप मार्केट में कोई भी स्ट्रेटजी को आप अपना लो, आपसे दो चार चीज़ों को ध्यान रखो। सबसे पहली चीज़ कि जो भी स्ट्रेटजी है उस स्ट्रेटजी का हेज क्या है। और दोस्तों मैं मतलब उम्मीद ये करता हूँ कि हम लोग आगे और भी कुछ ऐसे रेट्स निकाल पाएंगे। तो सबसे पहले हमें देखना चाहिए कि स्ट्रेटजी का वर्स्ट क्या है और स्ट्रेटजी के वर्स्ट के लिए हमने क्या हेज क्रिएट कर रखा है। दोस्तों ये हालांकि थोड़ा सा टिपिकल पार्ट है और थोड़ा सा मुश्किल भी है, तो इसको मतलब मैंने डिटेल में कवर करना है अपने बुक के अंदर, और मैं इसे प्रैक्टिकल एग्जाम्पल की तरह इसको रिकॉर्ड कर रहा हूँ। और रिकॉर्ड करके मैं अपने बुक के लेक्चर्स में मतलब पुराने स्टूडेंट्स को भी शेयर करके चलूंगा, ऑब्वियस सी बात है उनकी रिवीजन क्लासेस के अंदर, और न्यू स्टूडेंट्स को भी ये लेक्चर्स में देकर चलूंगा कि हमारे को वर्स्ट पार्ट के लिए अपने आप को किस तरीके से हैच करना चाहिए, और अगर कभी हमारा लॉस हो जाता है तो उस लॉस को रिकवर कैसे करा जाए, उसके लिए क्या हमारे पास में प्लान होना चाहिए। और दोस्तों अगर लॉस पे लॉस होते चले जाएं तो कैसे आपके पास में वेट किया जाए और मार्केट को अपने साइड में आने का इंतजार किया जाए। अब देखो दोस्तों, ये उम्मीद करके चलता हूँ ये सारी बातें आपकी समझ में बहुत अच्छे से आ गई होंगी। अब दोस्तों मैं अब आपको कुछ एक और चीज की तरफ आपका ध्यान लेके जाना शुरू करूंगा। क्या मार्केट में एक क्रैश आ सकता है? मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आपका जवाब होगा क्या? कह तो सभी रहे हैं कि मार्केट में एक क्रैश आने वाला है। यार आप मुझे ना लॉजिक के साथ जवाब देना, और आप मुझे सोच कर बताना, और आप वो कहना जो आपको सही लगता हो और जो आपको सच लगता हो। ईमानदारी से बताना। देखो दोस्तों, एक चीज ये निकल कर आई कि आपके पास में मार्जिन की रिक्वायरमेंट बढ़ा दी गई है। ध्यान समझिएगा, मार्जिन की रिक्वायरमेंट बढ़ा दी गई है अगर आप ऑप्शंस के अंदर सेलिंग करके चलते हो। अब आप मुझे बताओ, आप ऑप्शन के अंदर सेलिंग करके चलते हो, मार्जिन की रिक्वायरमेंट्स को बढ़ा दी गई है, तब भी अगर आपने मेरी वीडियोस को देखा होगा तो मैंने वहां पर आपको ये बात बहुत अच्छे से समझाई थी। मेरे भाई 3,000 रुपए के अंदर से 4,000 रुपए के अंदर आप ऑप्शंस को राइट करके चलते थे, हाँ या ना? आप 3,000 से 4,000 रुपए के अंदर ऑप्शंस को राइट करके चलते थे, और अब आप 28,000 रुपए के अंदर आप ऑप्शन की एक स्ट्रेटजी बना सकते हो। मतलब 28,000 रुपए मिनिमम की रिक्वायरमेंट पड़ेगी आपको, आप ऑप्शन की एक स्ट्रेटजी बनाने के लिए, आपको मतलब एक लेग स्ट्रेटजी बनाने के लिए आपको 28,000 रुपए की मिनिमम आपके पास रिक्वायरमेंट पड़ती है। और पहले आप 3,000 से 4,000 रुपए में आप बड़े आराम से ट्रेड कर लिया करते थे। दोस्तों क्या एक भी जगह पर आपको ऐसा लगा वोलेटिलिटी में 3,000 से 28,000 इसके मार्जिन की रिक्वायरमेंट करने के बाद, क्या वोलेटिलिटी में किसी तरीके की कोई कमी आई? क्या मार्केट के पार्टिसिपेशन में किसी तरीके की कोई कमी आई? क्या मार्केट के अंदर वॉल्यूम किसी जगह पर कम हुए? आप देखो, कोशिश तो ये की गई थी ना कि मतलब कि इसका जो लॉजिक था, लॉजिक सिर्फ इतना सा था कि मार्केट के अंदर बहुत ज्यादा जो वोलेटिलिटी है वो इससे खत्म होगी। तो क्या इससे वोलेटिलिटी डिक्रीज हुई? क्या इसकी वजह से ऐसा हुआ कि मार्केट के अंदर मार्केट के पार्टिसिपेंट कम हो गए? क्या इसकी वजह से किसी जगह पर ऑप्शंस के वॉल्यूम के अंदर कोई कमी आपको देखने को मिली? यार एक बात लॉजिकली मेरे को समझाओ कि जो लोन अगर आपको 12% पे मिलता था, अब अगर वो 12 की जगह आपको 13% पे मिलेगा और 15% पे मिलेगा, और पैसे रखने पर जब आपको 5% का ब्याज मिलता था, वो 5 की जगह अगर 7% का ब्याज मिलना शुरू हो जाएगा, और 7 की जगह अगर वो 8% का इंटरेस्ट मिलना शुरू हो जाएगा, तो क्या सिर्फ इसकी वजह से लोग मार्केट के अंदर ट्रेड करना बंद कर देंगे? क्या वो अपनी सारी सिक्योरिटीज को बेच के चले जाएंगे और वो सारे के सारे लोग इक्विटी से पैसा निकालेंगे और इक्विटी से पैसा निकालकर बैंक के अंदर डाल देंगे? मतलब ये मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आप क्रैश के जिन रीजंस के पीछे भागते हो, देखो दोस्तों, क्रैश में और करेक्शन में फर्क को समझो। देखो, जिसने सामान को पीछे परचेज किया वो उस सामान को प्रॉफिट में बेचेगा। ये आपके पास में, आप इसको करेक्शन भी कह सकते हो और मैं इसको क्रैश भी बोल सकता हूँ। मतलब आप इसको, मतलब मैं इसको करेक्शन भी बोल सकता हूँ और आप इसको क्रैश भी बोल सकते हो। ऑब्वियस सी बात है कि जिसने किसी सामान को खरीदा है वो उसको प्रॉफिट में बेचेगा। अब अगर कोई बंदा ऊपर अगर इसको बेच रहा है और ये बात उसको अच्छे से पता है कि उसके बेचने से मार्केट डाउन साइड में जाएगी क्योंकि उसके पास एक बड़ा वॉल्यूम है,
तो वो अपनी उन पोजीशंस को डिफेंस भी करेगा क्योंकि उसके पास में पोजीशंस हैं, और वो उस तरीके की स्ट्रेटजीज को बनाकर चलेगा, और वो ऑप्शन चेन के अंदर विजिबल होती हैं कि उसने कॉल को राइट किया है। तो दोस्तों मतलब अगर उसको लगता है कि ऑप्शंस को बेचने की मतलब स्टॉक्स को के पोजीशन को खाली करने की वजह से, और बहुत सारे लोगों के स्टॉक्स को खाली करने की वजह से, बहुत सारे लोगों के उस कैंपेन को ज्वाइन करने की वजह से, जिसको रन किया जाएगा बिकवाने की नहीं है, तो क्या होगा, वो वहां से अपने कॉल ऑप्शन को बेचकर भी पैसे कमा ही रहा होगा। हम और आप लॉस में भी बेच रहे होंगे लेकिन वो प्रॉफिट में बेच रहा होगा। अपने ट्रेड्स को हेज करना उसको आता होगा, और दोस्तों वो हो सकता है वो फ्यूचर्स को भी शॉर्ट करके चलेगा। तो दोस्तों अगर वो कॉल ऑप्शंस को बेच के चलेगा तो क्या वो किसी जगह पर उनको कवर नहीं करेगा? अगर वो फ्यूचर को शॉर्ट करके चलेगा तो क्या वो उसको किसी जगह पर कवर नहीं करेगा? और अगर वो किसी जगह पर उसको कवर करेगा तो क्या नीचे से वापस आपको बाइंग नहीं मिलेगी? तो दोस्तों सोचने वाली बात यह है कि जिसने खरीदा है उसने बेचना ही है, और जिसने बेचा है उसको खरीदना ही है। मार्केट बंद नहीं होगी। ये इंटरेस्ट रेट आप जितना मर्जी महंगा कर दो, लोन हमें 18% पर भी मिलते थे तब भी लोग मार्केट के अंदर काम करते थे। लोन आपके पास में 12% पे मिल रहे हैं तब भी काम कर रहे हैं, 13 पे मिल रहे हैं तब भी काम करेंगे, 15 पे मिलेंगे तब भी काम करेंगे। जब बैंक आपके पास में 8% के पैसे देता, डिपॉजिट के देता था, तब भी लोग मार्केट में ही पैसे इन्वेस्ट करते थे। 7% देता है तब भी मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं, और 5% देता है तब भी मार्केट के अंदर ही इन्वेस्ट करके चलते हैं। तो दोस्तों जिन लोगों ने पैसा बैंक के अंदर रखना होता है, वो लोग आपके पास में 8% के केस में भी पैसा बैंक के अंदर रख के चलते थे, 7% के केस में भी पैसा बैंक के अंदर रख के चलते थे, 5% में भी पैसा बैंक के अंदर रख के चलते थे। हाँ, फर्क किस पे पड़ता है भाई, आपके पास में बैंक्स के रेट तो चेंज होने की वजह से जो बहुत बड़ा फर्क पड़ता है, वो फर्क पड़ता है बॉन्ड मार्केट्स के ऊपर, जो मैं समझ पाया हूं। देखो दोस्तों, मैं अपनी मतलब रीडिंग्स में मतलब मैं गलत भी हो सकता हूँ, और मेरे को पूरा राइट है कि मैं अगर आपके साथ में अपनी कोई अपना व्यू अगर आपके सामने रख रहा हूं, तो मैं उस व्यू में गलत हो सकता हूं। उस व्यू के बिहार पर आप कोई डिसीजन मत लीजिएगा, मेरा और आपका केवल नॉर्मल सा एक ही डिस्कशन है। तो दोस्तों बॉन्ड के जो प्राइसेस हैं, बॉन्ड का मतलब है उधार देना। उधार किस किस को देके चल रहे हो आप? गवर्नमेंट को भी देके चलते सकते हो उधार, मतलब आप गवर्नमेंट बॉन्ड्स में पैसा इन्वेस्ट करके चलोगे। आप कॉर्पोरेट सेक्टर के बॉन्ड्स में पैसा इन्वेस्ट कर सकते हो, मतलब आप कॉर्पोरेट सेक्टर को पैसा उधार देकर चल रहे हो। तो ये पैसा आप कॉर्पोरेट सेक्टर को उधार देके चलते हो क्योंकि आपको ज्यादा लोन, ज्यादा इंटरेस्ट मिल रहा होता है। आप गवर्नमेंट को उधार देके चल रहे होते हो क्योंकि आपको एज कंपेयर टू बैंक ज्यादा आपको इंटरेस्ट मिल रहा होता है, और बैंक्स के मतलब गवर्नमेंट के पास जो बॉन्ड्स हैं वो सिक्योर माने जाते हैं कि गवर्नमेंट आगे आने वाले वक्त में नए बॉन्ड्स इशू करेगी, उनसे जो पैसा कमाएगी पुराने वालों का उतार देगी। तो ये बात समझी जाती है, मतलब कि लोग बॉन्ड्स के मैच्योरिटी पे पैसे मिलने मिले हैं, गवर्नमेंट आसानी से डिफॉल्ट नहीं करेगी। और जैसे ही आपके बैंक के इंटरेस्ट रेट में बढ़ते हैं, तो ये वो जो गैप है, ये गैप जैसे जैसे नैरो डाउन होता है, तो पैसा बॉन्ड से निकलकर बैंक में शिफ्ट होता ही है, और जैसे जैसे गैप आपके उसमें बड़ा होता है तो बैंक से निकलकर बॉन्ड्स में शिफ्ट होता है। ये लॉजिक हमारी समझ में आता है। पर दोस्तों हमें इस लॉजिक की वजह से इक्विटीज से भाग जाओ, इक्विटीज को छोड़ दो, लॉस में भी बेच दो, स्टॉप लॉस ले लो, ऐसे जो टारगेट्स हमारे को दिए जाते हैं दोस्तों, मैं मना नहीं कर रहा कि इससे गलत होती हैं, पर दोस्तों मेरी समझ से बाहर की चीजें हैं। यार आपने चढ़ती मार्केट के अंदर स्टॉक खरीदते क्यों? सोचो आप, मतलब मार्केट चढ़ रही है और वो स्टॉक जो ऑलरेडी मूव कर चुका है बड़ा, आप उसको और फर्दर मूव करेगा, आप उसे क्यों परचेज कर रहे हो? ऑब्वियस सी बात है कि मतलब कि आप थोड़ा सा वेट करो। आपको अगर ऐसा लगता है कि मार्केट के इमोशंस को अगर आप समझते हो, मार्केट इमोशनल है, और मार्केट के इमोशंस ये कहते हैं कि जिस समय पर सब लोग ग्रीडी हो, आप फियरफुल हो जाओ, अपना प्रॉफिट बुक करो और निकल जाओ। जिस समय मार्केट में सब फियरफुल है, आप वेट करो उस पॉइंट का जहां प्रोफेशनल प्रॉफिट बुक करेंगे, और आप उस जगह से ऑप्शंस को, स्टॉक्स को बाय करना शुरू कर दो। तो आप उस जगह पर एक्यूमुलेट करो जिसका नाम है एक्यूमुलेशन जोन, और आप उस जगह पर उसको डिस्ट्रीब्यूट कर दो जो जगह है आपकी डिस्ट्रीब्यूशन जोन। अब उसके बाद भी हम लोग कुछ जगह पर गलत हो जाते हैं, तो मैं मना नहीं कर रहा, देखो हम किसी जगह पर गलत हो जाते हैं, मैं इसको हटा देता हूँ। तो अगर हम किसी जगह पर गलत हो जाते हैं, तो मेरे भाई कोई पहाड़ नहीं टूट गया क्योंकि आपने अपनी इनकम का कोई बड़ा पोर्शन नहीं लगा दिया। अब मैं उसका भी तरीका समझाता हूँ। देखो सपोज करो आपने मेरे पास, जैसे होता है ना कि जैसे ही कोई लोग मेरे गोल्ड पोर्टफोलियो के अंदर आते हैं, और आते ही वो मतलब क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि यार ये वो बंदा है, इसके पोर्टफोलियो में इन्वेस्ट करने का फायदा ये है कि हम इसको ना कभी भी कॉल कर सकते हैं। ऑब्वियसली बात है, बात कर सकते हैं, पूछ सकते हैं, और मैं इसका जवाब देता भी हूँ। तो दोस्तों उन्होंने मेरे पोर्टफोलियो में इन्वेस्ट करने के लिए आए, और आते ही मेरे को बोलते हैं कि यार मैं इसके अंदर 10 लाख रुपए लगाना चाहता हूँ, मतलब पोर्टफोलियो अच्छा है तुम्हारा, तो मैं इसके अंदर 10 लाख रुपए लगाना चाहता हूँ, तुम्हारे स्टॉक तो सही है, तुमने मेरे को वीडियो अच्छी बनाकर भेजी है, मैं 10 लाख लगाना चाहता हूँ। तो मैं उनको तुरंत बोलता हूँ कि सर आप 10 लाख जो लगाओगे, उनमें से आप उन स्टॉक्स के अंदर भी 10 लाख लगा रहे हो जिन स्टॉक को मैं काफी मतलब पीछे से, मतलब कम से कम 7 से 8 महीने पीछे से
बाय करता आ रहा हूं। अब आप मुझे बताओ, क्या आपको लगता है कि जिस स्टॉक को मैं धीरे धीरे करके 7 से 8 महीने, और इन 8 महीने के अंदर हर महीने में 4 हफ्ते होते हैं, और मैं आपके पास में वीकली आपके पास में अपने पोर्टफोलियोज को बैलेंस करके चल रहा हूं, और इसके अंदर लोग सिप करके चल रहे हैं दोस्तों। 32 आपके पास में टाइम्स इसके अंदर सिप हो चुकी है। मतलब एक स्टॉक को 32 बार खरीदा जा चुका होगा, एक स्टॉक के अंदर इन्वेस्टमेंट 32 बार आ चुकी होगी। तो क्या आपको लगता है कि 33rd टाइम में भी मैं उसको बाय ही करूंगा? मैं उनसे पूछता हूँ, क्या आपको लगता है कि मुझे क्लाइंट को कहना चाहिए कि 33वीं बार भी जाकर इसको बाई कर लो, और ये स्टॉक ऑलरेडी अपने हाई पर आ चुका है, तो मुझे इस जगह पर क्या करना चाहिए? तो मैं उन्हें बताता हूँ कि सर इस समय पर तो मैं इसके अंदर अपना प्रॉफिट बुक करने वाला हूँ। तो सर मैं इसके अंदर अगर प्रॉफिट बुक करूंगा तो आपके वो जो 10 लाख रुपए के आपने स्टॉक डाले होंगे, और जैसे ही कोई मुझे सेल का सिग्नल मिला और मैं इससे एग्जिट मारूंगा, तो आप तो उसमें लॉस बुक करोगे। जबकि मेरा कॉन्सेप्ट ये है कि हमारे को अच्छी कंपनी के अच्छे बिजनेस के अंदर अगर मैंने पैसे इन्वेस्ट किए हैं, तो मैं उसके अंदर लॉस क्यों उठाऊं? मैंने एक शेयर को सपोज करो 1200 रुपए पर परचेज किया है, एक एग्जाम्पल मैं आपको देके चल रहा हूँ, और दोस्तों ये स्टॉक नीचे गिर जाता है और आपके पास में 800 रुपए में आपके पास में शेयर अब में अवेलेबल है। तो मैंने एक शेयर मतलब एक सिप मैंने की, एक हफ्ते 1200 रुपए की, अगले हफ्ते जाकर फिर मैंने एक सिप की आपके पास में 800 रुपए की, और दोस्तों उसके बाद में मैं और नीचे जाता हूं आपके पास में, और ये जो स्टॉक है अब मुझे 700 रुपए का स्टॉक ही मेरे को मिल रहा है। तो मैंने एक हफ्ते में जाकर एक से और 700 रुपए पर कर दी, और दोस्तों फिर उसके बाद में ये स्टॉक आपके पास में आगे आता है, और इस स्टॉक के अंदर इसकी जो कीमत हो जाती है, सपोज करके चल रहा हूं मैं, 900 हो जाती है। एक सिप मैंने आपके पास में 900 रुपए पर भी मैंने इसके अंदर सिप कर दी। तो दोस्तों मेरा जो टोटल अमाउंट है इन 4 सिप के अंदर कितना हो गया? तो मेरे पास में देखो 900 और 700 1600, 1600 और 800 2400, और 2400 और 1200 3600। तो मेरा जो परचेज अमाउंट है 3600 को अगर मैं इस 400 से 4 से डिवाइड करता हूं, तो मेरा जो परचेज प्राइस है अप्रोक्सीमेट 900 रुपए निकल कर आया। अब जैसे ही आपके पास ही इसकी वैल्यू हो जाएगी 1000, अब आप मुझे ये सोचो कि मैं इसके अंदर 4 स्टॉक्स हैं जिनको 400 रुपए के मुनाफे पर बेच सकता हूं, मतलब 400 रुपए इसके अंदर मैं कमा सकता हूं केवल इसके प्राइस को। जब मैंने इसको अब मोमेंटम में 900 से केवल ये 1000 पहुंचा, और मेरे 1200 तक भी नहीं पहुंचा है, केवल 1000 तक पहुंचा, और मैंने तुरंत इसके अंदर 400 रुपए का सारा प्रॉफिट बुक करा, और मैं यहां से अपने क्लाइंट के साथ एग्जिट हो गया। और यहीं पर आपके पास में ये क्लाइंट है 1200 रुपए में इस जगह पर जाता, कहता है यार मेरा बहुत नुकसान हो गया, और 700 पर जाकर वो स्टॉप लॉस ले रहा है, 500 रुपए का वो स्टॉप लॉस ले रहा है। तो 500 रुपए का एक आदमी स्टॉप लॉस ले रहा है, और एक आदमी जाकर आपके पास में धीरे धीरे करके इन 4 स्टॉक्स को इकट्ठा कर रहा है। और सपोज करो इसने इसी जगह पर ये 4 स्टॉक खरीदे होते, तो ये तो 2000 रुपए का अपना लॉस बुक कर रहा है। और यहीं पर एक आदमी वीकली सिप कर कर चल रहा है, और वीकली सिप के अंदर जब उसका मोमेंटम आएगा वो 400 रुपए का प्रॉफिट बुक करके चल रहा है। तो अब आप मुझे बताओ कौन सी स्ट्रेटजी ऐसी है जो उसके लिए वाइज है? हाई पर ज्यादा अमाउंट एक साथ लगाना, या फिर वेट करना और धीरे धीरे आपके पास में सिप करना? तो मैं आपसे पूछना चाहूंगा कौन सी स्ट्रेटजी बेटर है, और मैं आपसे फिर ही कहूंगा इसके बिहार पर मैं आपको ये एक एग्जाम्पल है, मैं इसके बिहार पर आपको अपने किसी पोर्टफोलियो के अंदर या आपको किसी स्टॉक के अंदर इन्वेस्ट करने की कोई इन्वेस्टमेंट की एडवाइस देकर नहीं चल रहा हूँ। ये वीडियो लेक्चर मैं केवल एजुकेशनल पर्पज से आपके साथ बनाकर चल रहा हूँ कि आप लोग इन चीज़ों को समझ पाओ। हो सकता है ये चीज़ें आपके आने वाले वक्त में आपकी हेल्प कर पाए। तो दोस्तों उम्मीद करके चलता हूँ